अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आज का लेक्चर आईकॉम पार्ट 1 के तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की मोस्ट 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैंने बड़ी मेहनत से बड़े ध्यान से 18 क्वेश्चंस निकाले आपकी बुक में से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि पहले प्रायोरिटी बेसिस पे आप ये क्वेश्चंस डिस्कस करें, ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, उसके बाद आप अपनी मर्जी से कुछ फर्दर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो जरूर करें। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबल आपके पेपर का पार्ट बन चुके हैं। तो अगर आप ये प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ ना सिर्फ आप क्वालिफाई होंगे इजीली, बल्कि आप बहुत अच्छे मार्क्स साथ पेपर को क्वालिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके लिए ये लेक्चर इंतहाई मीनिंगफुल रहे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लिस्ट को और सबसे जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद डेफिनेशंस ऑफ एडम स्मिथ। आपने इसको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करेंगे पहले, फिर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके मेरिट्स लिखेंगे, फिर आप उसके डीमेरिट्स लिखेंगे और फिर आप उसको कंक्लूड करेंगे। यानी एडम स्मिथ जो है क्या नाम, इसको इंट्रो करेंगे कि वो कौन था, कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, फिर आप डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन पुट करेंगे, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ ने कैसे डिफाइन किया। कि इसके बाद आपने इसके मेरिट लिखने हैं, इसके डीमेरिट्स यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना है और फिर आपने लास्ट में कंक्लूड करना है कि कंक्लूजन क्या है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के बारे में। इसके बाद आपने जो दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं दैट इज एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, तो आपने डेफिनेशंस ऑफ एल्फ्रेड मार्शल को आपने एक्सप्लेन करना है। सिंपली आपने इसको पहले इंट्रोडक्शन आपको 2-3 लाइंस कर दीजिएगा, फिर आपने डेफिनेशन पुट करनी है, डेफिनेशंस पुट करने के साथ साथ आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करना है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो 18 क्वेश्चन थे ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो गारंटी से मैं कह रहा हूँ कि आपके मोस्टली जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी इसमें कवर इजीली हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास एल्फ्रेड मार्शल का, तो आखिर में आपने इसको कंक्लूड भी करना है। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है दैट इज डेफिनेशंस ऑफ प्रोफेसर रॉबिन्स और आपने सिंपली इसको डिफाइन करना है। यानी पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप मेरिट्स लिखेंगे, फिर आप डीमेरिट्स लिखेंगे और फिर लास्ट में आपने इसको कंक्लूड करना है। यानी ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हो गए। आपने ये अगर ये 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो फिर अगर एक फोर्थ क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि जिसमें आपने कंपेयर करना होता है कि डेफिनेशंस ऑफ एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ और प्रोफेसर रॉबिन्स, तो आप इजीली आप तीनों की डेफिनेशंस को आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। आप कुछ की मेरिट्स ले लें, कुछ डीमेरिट्स ले लें, कुछ कंक्लूजन में से आप चीज पुट कर लें, डेफिनेशन आपकी जो है कंपैरिजन में आ जाती है, तो आप कंपैरिजन के क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीटली आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास दैट इज डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज। अब फिजिकल लॉज क्या होते हैं, सोशल साइंसेस लॉज या इकोनॉमिक लॉज क्या होते हैं, वो आपने एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंतहाई इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आ रहे हैं फर्दर, जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हैं। कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपने एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, LDMU इसको हम कहते हैं, और इसमें भी आपने वही काम करना है, पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद आपने डिफाइन करना है, फिर आपने टेबल बनाना है, फिर आपने डायग्राम बनानी है, फिर अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं यानी किन किन चीज़ों पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। यानी एक हम बात कर लेते जैसे नॉलेज है, यानी एक्चुअली होता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स जब इंक्रीज होंगे तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट लेवल डिक्रीज होगा। तो अब सिचुएशन ये कि अब मैं जितना नॉलेज गेन करना चाहता हूँ मैं फर्दर और ख्वाहिश करूंगा कि मैं और नॉलेज गेन करूँ, तो मतलब मेरी ख्वाहिश कम नहीं होगी, मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल खत्म नहीं होगा एटलीस्ट। तो ये लॉ नॉलेज पर अप्लाई नहीं कर होता, हॉबीज पे अप्लाई नहीं होता, ये इस चीज़ों पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लास्ट में इसका आपने कंक्लूजन भी करना है। यानी आपने सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशन देनी है, फिर टेबल बनाना है, फिर डायग्राम बनानी है, फिर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो, और फिर लास्ट में कंक्लूजन आपने लिखना है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट्स दैट इज एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ इकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी LEMU। हमारे पास इससे पहले था LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये वाला जो है दैट इज लॉ ऑफ इकी मार्जिनल यूटिलिटी LEMU। इसमें भी आपने स्टूडेंट्स अगेन इंट्रो, डिफाइन, मेरिट्स, इंट्रो, डिफाइन, टेबल, डायग्राम, रेस्ट्रिक्शंस और कंक्लूजन्स को एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जो प्राइस है यानी जो क्वांटिटी डिमांड है जब इंक्रीज करेगी तो प्राइस डिक्रीज होगी,
यानी हमारे पास डिमांड और क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। आपने करना क्या है इसमें, लॉ ऑफ डिमांड में कि इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है, फिर टेबल डायग्राम और देन कंक्लूजन पे इसको वाइंड अप कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी चैप्टर में से चेंजेस इन डिमांड और उसके काजेस, यानी डिफाइन या एक्सप्लेन द चेंजेस इन डिमांड, जिसमें हमारे पास होता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड और राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है प्राइस फैक्टर होता है, यानी वो प्राइस पे डिपेंडेंट होता है, और जो राइज एंड फॉल इन डिमांड है वो प्राइस के, उसमें प्राइस कॉन्स्टेंट होती है, उसमें अदर फैक्टर्स होते हैं जिसमें डिमांड जो है राइज और फॉल होती है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो चेंजेस इन डिमांड क्या है और इसकी काजेस क्या है, ये आपने एक्सप्लेन करने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट इज डिफाइन एंड एक्सप्लेन काइंड्स या केसेस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड गिव देयर मेजरमेंट मेथड्स, यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, आपने उसको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है और इसके साथ साथ जो है एक्सप्लेनेशन में आपने उसके केसेस एक्सप्लेन करने हैं, यानी हमारे पास कौन कौन से केसेस हैं, लाइक यूनिट इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड। इसके बाद हमारे पास है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये तमाम के तमाम केसेस हैं जो आपने एक्सप्लेन करने हैं। फिर इसके कुछ हमारे पास मेजरमेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोडक्शन मेथड और जो है परसेंटेज मेथड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने इनको डिफरेंशिएट करना है कि पॉइंट क्या होती है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। मैं कोशिश करूंगा कि इन जो टॉपिक्स हैं बड़े मज़े के टॉपिक्स हैं, बड़े इजी वे में इनको लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ टाइम निकाल के आप लोग के लिए जो है ये जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं जिनको मैं क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो मैं इनको एक्सप्लेन कर दूँ शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन दीजिएगा कि अगर आपको रिक्वायर है कि आप चाहते हैं कि ये मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, LDMU क्या होता है, LEMU क्या होता है, इसके अलावा जो कंपैरिजन ऑफ डेफिनेशन क्या होता है, इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसके अलावा जो टेबल डायग्राम, इसके बाद जो हम बात करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट शो करते हैं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन है दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। पहले हमारे पास था पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब हमारे पास है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई। ये लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, जो क्वांटिटी सप्लाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है विद प्राइस, ठीक है। अब डिमांड और जो प्राइस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती हैं और जो क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं चीज़ें। देन स्टूडेंट्स हमारे पास है कि एक्सप्लेन चेंजेस इन सप्लाई एंड इट्स काजेस। जिस तरह हमारे पास था डिमांड का केस था कि चेंजेस इन डिमांड क्या होती हैं और उसकी काजेस क्या होते हैं, वजूहात क्या होती हैं। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि चेंजेस इन सप्लाई कौन का मतलब क्या है और कौन कौन सी वजूहात की बेसिस पर होती हैं और कैसे होती हैं। और इसमें हमारे पास दोबारा वही चीज़ें हैं जिस तरह एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड था, राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड था। इस केस में भी हमारे पास एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड सप्लाई है, ठीक है, जो प्राइस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, यानी प्राइस की इंक्रीज डिक्रीज से चेंज होगी क्वांटिटी सप्लाई, यानी क्वांटिटी सप्लाई एक्सटेंड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी। देन राइज एंड फॉल इन सप्लाई जो है ये भी हमारे पास, बल्कि ये प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगा, इसमें प्राइस फैक्टर हमारा कांस्टेंट रहता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये कम्बिनेशन होता है, यानी ये क्वेश्चन बनता है विद अदर 3 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न की बेसिस पे बनता है, ठीक है। तो अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर आपने डिस्कस करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, तो पहले आपको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को देखना पड़ेगा कि वो क्या होता है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न को देखना पड़ेगा वो क्या होता है, और लॉ ऑफ आपका जो कांस्टेंट रिटर्न है वो क्या होता है उसको भी आपने देखना होगा। तो ये फिर आपके लिए इंतहा ईजी हो जाएगा, बिकॉज ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये तीनों लॉज का मिक्सचर है कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न पहले होगा, फिर इसी के अंदर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न होगा, फिर इसके बाद लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इंतहा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसमें आप जो है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताएंगे। परफेक्ट कंपटीशन होता है कि जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। इसके अलावा जो लेबर जो है वो फ्री होता है, इजीली अवेलेबल होता है, जो फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर डिस्कस करनी है परफेक्ट कंपटीशन में। फिर इसके साथ साथ इसकी करेक्टरिस्टिक्स यही होती हैं, और प्राइस और आउटपुट को डिटरमिन करना है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। या इसी क्वेश्चन का जो हम फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि यानी या तो पहले वाला क्वेश्चन होगा या फिर दूसरा वाला क्वेश्चन। अब ये एक अलग तौर पे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ अ फर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन, ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 है, ठीक है, बल्कि 17 है। एक्सप्लेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 18 क्वेश्चंस का एक मिक्सचर है। अगर आप ये लोग कर लेते हैं, आप लोग कर लेते हैं ये क्वेश्चंस, तो होपफुली ना सिर्फ ये वाला पेपर आपका क्वालिफाई होगा इजीली, बल्कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ आपने डिस्कस करनी हो, कोई चीज़ आपको ट्रबल कर रही हो, तो लाजमी ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग चाहते हैं ये क्वेश्चन आपको मैं ईमेल कर दूं, तो आप अपना ईमेल जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें, मैं ये चीज़ें आपको ईमेल कर दूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।